हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है संसाधन। आज जो है हम संसाधन पर से रिलेटेड जो पर्यावरण का एक टॉपिक हमको देखने को मिलता है, इस पर जो है हमारा डिस्कशन होने वाला है। संसाधन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमको देखने को मिलेंगे, संसाधन के अंतर्गत आपको कितने प्रकार के संसाधन देखने को मिलेंगे, इस पर डिस्कशन होने वाला है। और कुछ इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारे संसाधनों से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर भी थोड़ा सा हमारा डिस्कशन होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संसाधन अगर आप देखेंगे तो मनुष्य द्वारा जो हम देखेंगे दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाने वाली समस्त वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन को या दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए करता है, उनको हम संसाधन कह सकते हैं। और उसी आधार पर आप देखेंगे तो इस प्रकार की संसाधन की परिभाषा भी आपके सामने आ जाती है कि मनुष्य द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है या फिर जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो वस्तु क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। संसाधन के अंतर्गत आप देखेंगे तो कई प्रकार के आपको संसाधन देखने को मिलेंगे, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर कृत्रिम संसाधन हो। तो अगर हम बात करते हैं संसाधन की, जो कि एक प्रमुख विषय भी रहता है पर्यावरण का, पर्यावरण जो है कई प्रकार से आप देख सकते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे और हमारे चारों ओर के आवरण के अंतर्गत से घिरा हुआ है। तो उसी के अंतर्गत हम देखते हैं संसाधन शब्द की अगर हम बात करें, जो कि आपका इंग्लिश शब्द है एक रिसोर्स जो शब्द है रिसोर्स शब्द से ही आपका संसाधन बना है। और रिसोर्स शब्द की अगर हम बात करें तो रिसोर्स शब्द में आपको देखने को मिलता है RE का मतलब होता है दीर्घकाल। RE का मतलब क्या होता है? दीर्घकाल होता है, मतलब अधिक समय होता है। और उसी के बाद अगर हम सोर्स की बात करें तो सोर्स का मतलब होता है साधन, मतलब ऐसा संसाधन जो अधिक समय के लिए हमारे साधन के रूप में उपयोग होता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो संसाधन कहलाता है। जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि री का मतलब क्या होता है? दीर्घकाल होता है, मतलब अधिक समय होता है। और सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स होता है साधन मतलब सोर्स होगा। तो इस तरीके से आपका टोटल जो शब्द बन जाता है वो संसाधन बन जाता है। या हम बात करें ऐसी वस्तुएं, चाहे जो प्रकृति ने हमको दी हो या फिर नेचर से हमको प्राप्त हुई हो या मानव द्वारा निर्मित की गई हो, वो सारी वस्तुएं जो मनुष्य के दैनिक जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, उनके दैनिक जीवन को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होती हैं, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन के अंतर्गत आप देखेंगे संसाधन का जनक जो है मानव को ही कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे हम बोलते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है मनुष्य द्वारा जो है उन वस्तुओं का आविष्कार कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं संसाधनों का भी मनुष्य द्वारा क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। कई प्रकार के कृत्रिम संसाधन आपको देखने को मिलेंगे जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो वो इसीलिए संसाधनों को जो है, संसाधनों का जनक किसको कहा जाता है? मानव को कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं संसाधन की, तो संसाधन को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जिसमें एक आता है आपका प्राकृतिक संसाधन और दूसरा आता है आपका कृत्रिम संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम उन संसाधनों को रखते हैं जो प्रकृति द्वारा हमको दिए गए हैं, जो प्रकृति ने हमको प्रदान किए हैं, जो प्रकृति में जो हम बोले नेचर में पहले से उपस्थित हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं कृत्रिम संसाधन की, तो मनुष्यों द्वारा निर्मित किए गए सभी वस्तुएं कृत्रिम संसाधन के अंतर्गत आती हैं। अगर आप देखोगे कृत्रिम संसाधनों का उपयोग या फिर कृत्रिम संसाधनों का निर्माण प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से ही होता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि अगर आप किसी वस्तु को बनाना चाहते हैं तो उस वस्तु को बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ मटेरियल की ज़रूरत है, और वो मटेरियल आपको कहाँ से प्राप्त होगा? प्रकृति से प्राप्त होगा, नेचर से प्राप्त होगा। तो इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों से ही कृत्रिम संसाधनों का निर्माण किया जाता है।
जितनी भी आप वस्तुएं देखेंगे, जितनी भी आपको आवश्यकता वाली वस्तुएं देखने को मिलेंगी, जिन वस्तुओं का निर्माण मानव द्वारा किया गया है वो वस्तुएं कहलाती हैं कृत्रिम संसाधन। लेकिन इन कृत्रिम संसाधनों को निर्माण के लिए प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता जरूर होती है। तो प्राकृतिक संसाधनों से ही कृत्रिम संसाधनों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को हम कई प्रकार से जो है वर्गीकृत कर सकते हैं, कई प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब कई प्रकार से इसको डिवीजन भी हम इसका कर सकते हैं। बात कर रहे हैं हम प्राकृतिक संसाधन की। प्राकृतिक संसाधन में एक आता है आपका नवीकरणीय संसाधन, दूसरा आता है आपका अनवीकरणीय संसाधन और तीसरा आता है आपका चक्रीय संसाधन। तीनों संसाधन आपको याद रखना है। प्राकृतिक संसाधन में आता है एक नवीकरणीय संसाधन, एक आता है आपका अनवीकरणीय संसाधन और तीसरा जो आता है वो आता है चक्रीय संसाधन। बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन की, मतलब ऐसे सभी संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमको दिए गए हैं और उनका उपयोग करके पुनः उनको हम प्राप्त कर सकें। एक बार उपयोग करने के पश्चात जिन संसाधनों को, जिन वस्तुओं को पुनः उत्पन्न किया जा सके, पुनः प्राप्त किया जा सके, वो कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन। और उसी आधार पर आप देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के पश्चात उसका उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता, उसको पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधन में आप देखेंगे तो इसको भी दो प्रकार से विभाजित किया गया है। अभी हम बात कर रहे हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिनका उपयोग एक बार हो जाने के पश्चात इनको पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें कोयला, पेट्रोल, ईंधन, ये सारे क्या हैं हमारे, ये सारे हैं अनवीकरणीय संसाधन। ईंधन का एक बार प्रयोग हो जाने के पश्चात उसको पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। पेट्रोल का एक बार इस्तेमाल हो जाने के पश्चात उसे पुनः उपयोग में लाया नहीं जा सकता या फिर उसे पुनः उपयोग उत्पन्न नहीं किया जा सकता। कोयले की अगर हम बात करें तो कोयले को एक बार उपयोग में लाने के पश्चात उसका पुनः दूसरी बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इसलिए ये सभी कैसे हैं, अनवीकरणीय संसाधन हैं जिनको पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। और बात करते हैं हमारा जो है चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन की अगर हम बात करें तो ऐसे संसाधन हमको देखने को मिलते हैं जिनका उपयोग करने के पश्चात पुनः भी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं और पुनः फिर उसका उपयोग में हम ला सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो जल एक ऐसा संसाधन हमको देखने को मिलता है जिसका उपयोग करने के पश्चात जल को हम वाष्प के रूप में बदल देते हैं और फिर हम आवश्यकता पड़ने पर वाष्प को हम पुनः जल के रूप में बदल सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो जल को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जल को हम एक बार उपयोग में लाते हैं तो जल वाष्प के रूप में चला जाता है। वाष्प को जब हम ठंडा करते हैं तो पुनः हमको जो है क्या प्राप्त हो जाता है, जल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से जल एक चक्रीय संसाधन है जिसको पुनः उपयोग में लाया जा सकता है और पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए चक्रीय संसाधन में क्या हो जाएगा, आपका जल हो जाएगा। अब बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन में, मतलब ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के पश्चात ये हमको लगातार प्राप्त होते रहते हैं और लगातार हम इनका उपयोग करते जाते हैं, वो कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में एक सतत संसाधन देखने को मिलता है और एक जैव संसाधन देखने को मिलता है। सतत संसाधन का मतलब होता है लगातार प्राप्त होने वाला संसाधन। ऐसा संसाधन जो लगातार हमको प्राप्त होता रहता है, लगातार प्राप्त होता रहता है, वो कहलाता है सतत संसाधन। जिसमें आप देखेंगे जल और पवन, ये हमको लगातार क्या होते रहता है, पवन और जल, इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये ऐसा संसाधन है जो लगातार हमको प्राप्त होता है। इसका जो है हम उपयोग लगातार करते जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको सतत संसाधन कहते हैं। वहीं हम बात करते हैं जैव संसाधन। जैव संसाधन के अंतर्गत एक अजीवित आता है ना, जीवित, जैव मतलब जीवित, जैव मतलब क्या होता है, जीवित संसाधन। तो जीवित संसाधन में आप देखेंगे आपको दो प्रकार देखने को मिलेंगे।
जैव मतलब क्या होता है? जीवित। जीवित संसाधन की बात करें तो एक आपको वनस्पति देखने को मिलता है, मतलब वन, पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं। दूसरे वन्य जीव देखने को मिलते हैं, मतलब जीव जंतु आपको देखने को मिलते हैं। मतलब जैव की अगर हम बात करें तो इसकी दो कैटेगरी हो जाएंगी, एक आपकी हो जाएगी पेड़ पौधे वाली कैटेगरी और एक हो जाएगी आपकी जीव जंतु वाली कैटेगरी। ये दोनों ही संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो नवीकरणीय संसाधन हैं, मतलब ये पुनः प्राप्त हो सकते हैं, परंतु ये जो संसाधन हैं इनको प्राप्त करने में थोड़ा सा समय अधिक लगता है। सतत संसाधन की तुलना में आप देखेंगे जैव संसाधन को प्राप्त करने में समय लगता है, पुनः प्राप्त करने में समय लगता है, परंतु इन्हें फिर से या पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए हमने इनको नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा हुआ है। अब आप देखेंगे जैव संसाधन में एक वनस्पतिक संसाधन है, मतलब वन, मतलब पेड़ पौधे, ये हो जाएगा आपका एक। सेकेंड है आपका वन्य जीव, जिसके अंतर्गत जीव जंतु आ जाएंगे, तो जीव जंतु वाला आपका सेकेंड हो जाएगा। अब इस प्रकार आप देखेंगे कि ये संसाधन को कई प्रकार से विभाजित किया गया है। अब हम बात करते हैं विकास और उपयोग के आधार पर भी संसाधन को दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। विकास और उपयोग को, मतलब हम संसाधन का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, उस आधार पर भी आप देखेंगे कि हम संसाधनों को दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक आपका आ जाता है वास्तविक संसाधन और एक आपका आ जाता है संभाव्य संसाधन। मतलब वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, अगर विकास और उपयोग के आधार पर आप देखेंगे तो दो प्रकार के संसाधन आपको देखने को मिलेंगे, एक वास्तविक संसाधन और एक संभाव्य संसाधन। देखिए वास्तविक संसाधन हम उन संसाधन को कहेंगे जिनका उपयोग हम कर रहे हैं, मतलब जिनके बारे में हम जानते हैं और जिनका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। मतलब ऐसी सारी वस्तुएं जिनका उपयोग हम कर रहे हैं और कंटिन्यू करते जा रहे हैं वो वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। परंतु ऐसे संसाधन जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं है या फिर जिनका उपयोग हम नहीं कर सकते, वो जो प्रकृति में उपस्थित तो हैं, जो प्रकृति में हैं, जो नेचर में प्रेजेंट हैं, परंतु हम उनका उपयोग नहीं कर सकते किसी कारणों से, वो कहलाते हैं संभाव्य संसाधन। मतलब उनकी संभावना हो सकती है कि ये संसाधन पृथ्वी पर कहीं उपस्थित हैं परंतु हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। और वास्तविक संसाधन वो संसाधन कहलाते हैं जिनका उपयोग हम लगातार करते आ रहे हैं। फिर बात करते हैं वितरण के आधार पर संसाधन। वितरण के आधार पर आप देखेंगे तो आपको किस तरीके से संसाधन पाए जाते हैं, तो वो वितरण कहलाता है ना, डिवीजन कहलाता है। वितरण कर देते हैं किस तरीके से पाए जाते हैं, वो कहलाता है वितरण के आधार पर संसाधन। आपको दो प्रकार के देखने को मिलेंगे, एक आपको देखने को मिलेगा सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा आपको देखने को मिलेगा स्थानिक संसाधन। एक हो जाएगा आपका सर्वव्यापक संसाधन और एक हो जाएगा आपका स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हर जगह उपस्थित होते हैं, सभी जगह जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और सभी जगह उपस्थित होते हैं, वो कहलाते हैं सर्वव्यापक, सभी जगह पाए जाने वाले संसाधन। जैसे कि जल, मिट्टी, हवा या वायु, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगी। जल, मृदा और हवा, ये सारे ऐसे संसाधन हैं जो सर्वव्यापक हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। फिर उसी आधार पर आप देखेंगे स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो बहुत कम जगह पाए जाते हैं, जैसे कि आप देखें खनिज, लवण, कई प्रकार के अयस्क आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, बॉक्साइड, हीरा, ये सारे ऐसे आपको प्राकृतिक तत्व देखने को मिलेंगे या प्राकृतिक संसाधन देखने को मिलेंगे जो गिने चुने क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। तांबा, सोना, कई प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं या स्थानिक संसाधन कहेंगे जो बहुत कम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। स्वामित्व, आपका कितना अधिकार है, वो कहलाता है स्वामित्व। तो स्वामित्व के आधार पर आप संसाधन देखेंगे तो आपको चार प्रकार के संसाधन देखने को मिलेंगे जो आप स्वामित्व के अंतर्गत रख सकते हैं। सबसे पहला आता है निजी संसाधन, दूसरा आता है सामूहिक संसाधन,
तीसरा आता है राष्ट्रीय संसाधन और उसके बाद फोर्थ नंबर का जो आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम बात करते हैं कि निजी संसाधन की, तो स्वामित्व के आधार पर 4 संसाधन आपके हो जाते हैं, निजी संसाधन, सामूहिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि आप देखिए निजी संसाधन, व्यक्ति के स्वयं की कोई वस्तु उसकी निजी होती है, इसलिए वो निजी संसाधन के अंतर्गत आती है। जैसे कि ये पेन क्या है, निजी संसाधन है, क्योंकि ये पेन मेरा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, निजी संसाधन हो जाएगा। तो निजी संसाधन किसी का स्वयं का खेत होता है, किसी का स्वयं की अन्य वस्तुएं होती हैं, वो क्या किसके अंतर्गत आती हैं, निजी संसाधन के अंतर्गत आती हैं। फिर बात करते हैं सामूहिक संसाधन, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का जब अधिकार एक वस्तु पर होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का अधिकार जब एक वस्तु पर होता है तो वो कहलाता है सामूहिक संसाधन। सामूहिक संसाधन जब किसी एक वस्तु पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का अधिकार होता है तो वो कहलाता है सामूहिक संसाधन। उसी आधार पर आप देखेंगे राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन जो राष्ट्र की संपत्ति होती है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। राष्ट्र के क्षेत्र में आने वाला, राष्ट्र के क्षेत्रफल के अंतर्गत आने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि कई प्रकार की आपके खनिज, आपने खदानें देखी होंगी, कई प्रकार के ऐसे आपको स्मारक देखने को मिलेंगे, कई प्रकार के किले देखने को मिलेंगे, कई प्रकार के अन्य जो हैं आपको स्थल देखने को मिलेंगे जो किसके अंतर्गत आते हैं, राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। वो राष्ट्र की संपत्ति है तो हम उसको किसके अंतर्गत रखेंगे, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। उसी प्रकार से आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आप देखेंगे 2 देशों के बीच के अंतर्गत जो क्षेत्र पाया जाता है उसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब आप देखेंगे समुद्र बहुत विशाल है, तो संपूर्ण समुद्र में आपको कई प्रकार के जीव देखने को मिलेंगे, कई प्रकार की आपको अन्य वस्तुएं देखने को मिलेंगी। तो उसी आधार पर आपको देखने को मिलेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उन संसाधनों को कहेंगे जिन पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है और उसका उपयोग भी जो है नियम कायदे के अंतर्गत ही किया जा सकता है। जैसे कि राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत राष्ट्र के जो लोग हैं या उस देश की जो सरकार है उनके द्वारा उस वस्तु का उपयोग किया जा सकता है। उसी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत जो है आप देखेंगे कि आपकी जो भारत की जो सीमा है, चाहे वो समुद्री सीमा हो, अगर आप समुद्री सीमा की भी बात करेंगे तो आप देखेंगे समुद्र का जो तट है वहाँ से 200 मील दूर तक ही जो है भारत की सीमा लागू होती है। समुद्र के जो तट हैं वहाँ से आप देखेंगे 200 मील तक ही समुद्र में 200 मील तक ही जो है आपकी जो है सीमा लागू होती है, भारत की सीमा लागू होती है। उसके बाद की जो वस्तुएं आपको देखने को मिलेंगी समुद्र के अंदर, है ना, स्थल मंडल के अंतर्गत या जल मंडल के अंतर्गत, वो आपकी क्या कहलाएंगी, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगी। उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, आपका किसी भी वस्तु पर अधिकार आपकी सीमा के अंतर्गत ही माना जाता है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो कि राष्ट्र के बाहर होता है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। राष्ट्र के बाहर या राष्ट्र की सीमा के बाहर जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, वो आपके अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं। फिर बात करते हैं विकास के आधार पर संसाधन। तो विकास के आधार पर भी आपको संसाधन देखने को मिलते हैं। संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन। जैसे कि आप देखिए संभाव्य संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनके बारे में हम जानते तो हैं, इन संसाधनों को हम पहचानते हैं, परंतु हम इनका जो है उपयोग नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, वो कहलाता है आपका संभाव्य संसाधन। जैसे कि आप देखेंगे कि जो आपका लद्दाख वाला क्षेत्र है या आप देखेंगे राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको अधिक मात्रा में गर्म हवाएं देखने को मिलती हैं, परंतु उन क्षेत्रों का अधिक उपयोग जो है पवन ऊर्जा बनाने में कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो है हम नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे राजस्थान वाला क्षेत्र, आप देखेंगे लद्दाख वाला क्षेत्र, यह गर्म हवाएं चलती हैं, परंतु इन गर्म हवाओं के द्वारा पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, परंतु उतनी मात्रा में नहीं हो पा रही है, उतनी अधिक मात्रा में हम जो है बिजली उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक तरीके का क्या हो जाएगा, हमारा ऐसा संसाधन जो उपस्थित तो है, हमारे
क्षेत्र में भी आता है, परंतु कई ऐसे कारण हैं जिन कारणों से हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो संभाव्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से विकसित संसाधन वो संसाधन कहलाते हैं, विकसित संसाधन वो संसाधन कहलाते हैं जिनका उपयोग हम लगातार कर रहे हैं, वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। जिनके बारे में हम जानते हैं, जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। और तीसरा आता है आपका भंडार संसाधन। भंडार संसाधन जिनको हमने सुरक्षित रखा हुआ है, परंतु हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। भंडार के रूप में तो वो उपस्थित है, परंतु हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो भंडार संसाधन कहलाता है। और उसी के बाद जो आता है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन, इसी संसाधनों का उपयोग मनुष्य द्वारा अधिक मात्रा में किया जाता है। एक विकसित संसाधनों का उपयोग किया जाता है और दूसरा संचित कोष संसाधनों का उपयोग मनुष्य द्वारा अधिक मात्रा में किया जाता है। तो इतने पॉइंट आपको जो है विकास के आधार पर संसाधनों को 4 प्रकार से विभाजित किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए या क्या क्या प्रयास किए गए, इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो कई प्रयास किए गए और लगातार प्रयास करते आ रहे हैं, परंतु इसकी शुरुआत तक की अगर हम बात करें तो शुरुआत की गई थी सन 1958 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया था इसको, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक बैठक बिठाई गई थी जिसके अंतर्गत जो है ये निर्णय लिया गया था कि हम प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने की योजना बनाएंगे। तो प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने की योजना की शुरुआत की अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो की गई थी सन 1958 में। 1958 में मतलब 1968 से ये प्रारंभ किया गया है क्लब ऑफ रोम के द्वारा। फिर बात करते हैं हम सन 1974 में सुमेसर एक व्यक्ति रहे हैं, उनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है। किसके ऊपर? प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर। प्राकृतिक संसाधनों को किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको सुरक्षित रख सकते हैं, इस पर बुक लिखी गई थी 1974 में। किसके द्वारा? सुमेसर के द्वारा। और बुक का क्या नाम है? बुक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये बुक का नाम है। इस बुक में सुमेसर द्वारा महात्मा गांधी की भी कई बातों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे गांधी जी द्वारा भी कई प्रकार के प्रयास किए गए हैं प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए। तो उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं, उन बातों का भी उल्लेख स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक में देखने को मिलेगी, जो प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत लिखी गई थी, और इसको सन 1974 में लिखा गया था। फिर बात करते हैं 1987 में वुडलैंड योजना बनाई गई थी या फिर आयोग का गठन किया गया था। देखिए, इन सारी चीज़ों को नियंत्रित रखने के लिए, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, वायुमंडल को सुरक्षित रखने के लिए, सारी चीज़ों को करने के लिए एक आयोग की आवश्यकता होती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर जो आयोग बनाया गया था 1987 में बनाया गया था, वुडलैंड आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहेंगे। पर्यावरण के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं आती हैं, उन सारी वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो आप देखेंगे जिस प्रकार हम पर्यावरण को सुरक्षित रख रहे हैं, तो वो सारे हम किस चीज़ को सुरक्षित रख रहे हैं? प्राकृतिक संसाधन को तो ही सुरक्षित रख रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत आप देखेंगे 1972 में भी प्रयास किए गए। 1972 में आप देखेंगे रियो जी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। 1992 में भी 92 में जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 1972 में भी सम्मेलन किया गया था, 5 जून को किया गया था 1972 में। 5 जून 1972 पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब अंतर्राष्ट्र के जो देश रहे हैं, देशों के द्वारा एक बैठक योजना बनाई गई थी, और उसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया था कि हम पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे,
पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे और उसका संरक्षण करेंगे। ये योजना 5 जून को बनाई गई थी, इसलिए 5 जून को जो है हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जानते हैं। 5 जून हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 जून 1972 को जो है ये योजना बनाई गई थी कि हम जो है पर्यावरण को क्या रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। इसीलिए हम 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। फिर बात करते हैं 5 जून 1972 के बाद, उसके जस्ट 20 साल के बाद मतलब 1992 में भी एक योजना बनाई गई और एक बैठक बुलाई गई। और ये कहाँ बुलाई गई थी? रियो डी जेनेरो में बुलाई गई थी। ब्राज़ील का ही आपको क्षेत्र देखने को मिलता है, रियो डी जेनेरो। ब्राज़ील के अंतर्गत रियो डी जेनेरो में एक जो है बैठक बुलाई गई थी जिसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। जिसका नाम क्या था? पृथ्वी सम्मेलन। तो ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वी सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील में भी कहाँ पर? रियो डी जेनेरो में हुआ था। फिर बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किया गया था। ठीक है। अब यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम शुरू किया गया था इसके द्वारा। यूएनओ द्वारा एक संस्था है जो कि क्या करता है, जो पृथ्वी का वातावरण है उसको संतुलित रखने का कार्य यह किसके ऊपर है? यूएनओ के। और यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कई प्रकार की जो है योजनाएं बनाती हैं, कई प्रकार की कमेटी का निर्माण करती हैं, कई प्रकार के ऐसे आयोग का गठन करते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को जो है पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करता है और उसको जोड़ता भी है। अब बात करते हैं इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इसमें इम्पोर्टेंट ये है आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आपको नाम याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका नाम हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त से यूनाइटेड हो जाएगा, राष्ट्र से नेशन हो जाएगा, पर्यावरण से एनवायरनमेंट हो जाएगा और कार्यक्रम से प्रोग्राम हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? यूएनईपी। ये आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये बिल्कुल याद रखिए आप। ये क्यों बनाया गया था? पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया था। यूएनईपी और डब्ल्यूएचओ मतलब WHO, इन दोनों का साथ में गठन किया गया था 1998 में। कब किया गया था? 1998 में किया गया था। इन दोनों का साथ में गठन किया गया था। अब ये यूएनईपी तो आपको पता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब बात करते हैं WHO, तो ये क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा ये? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा इन दोनों का गठन अगर हम बात करें तो साथ में किया गया था 1998 में। ये भी आपका जो है हेल्थ के अंतर्गत जो है अपना कार्य करते हैं। अब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1972 में इसको प्रारंभ किया गया था, क्योंकि इसी के अंतर्गत 5 जून 1972 में पहली बैठक भी हुई थी और पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना भी बनाई गई थी। ठीक है, तो यह चीज़ भी याद रखना है। एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है, IPCC। ये IPCC क्या है? ये भी पर्यावरण के लिए और प्राकृतिक संसाधनों के लिए एक प्रकार की कमेटी है जो इसमें कार्य करती है। तो आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसमें आपको इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये आपको याद रखना है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये भी आपको याद रखना है। क्लाइमेट चेंज, ये आपको याद रखना है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। इस तरीके से ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी अगर कभी रहते हैं प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित या फिर पर्यावरण से संबंधित, तो उससे भी लगातार वीडियो में बनाता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा।
आप जो है वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में जितना हो सकता है उतनी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। पर्यावरण है जो साइंस में भी आता है, दोनों का मिक्स है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में इसमें आएंगी और बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो क्लियर होते चलेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।